नमस्कार दोस्तों, लर्न अभिटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यहाँ से हम कोशिश करेंगे हर मंथ आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ी हेल्प मिलती है और थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हुई है इसकी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों ये एक 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला एक योटा D1 है। पूरा ये एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, जहाँ पर आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। जैसे अभी तक हम लोग जो डेटा है हमारा, अभी तो इंडिया में सिर्फ 2% का डेटा संरक्षित किया जा सकता है। जो 98% डेटा है वो हमारा फॉरेन कंट्रीज में स्टोर हो रहा है, और ये बहुत ही गलत है दोस्तों। बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी डेटा, आपकी प्राइवेसी होती है। डेटा आपका किसी के पास भी हो, वो आपको पूरी तरह से यूज़ कर सकता है। जैसे इससे गवर्नमेंट तक चेंज हो सकती है। अगर किसी देश के पास किसी देश का डेटा हो, तो उस देश के डेटा के अकॉर्डिंग वो पूरी पूरी गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। ये ताकत होती है डेटा में। आज फ्यूचर और डेटा का ही एक मतलब वॉर हो सकती है। अगर होगा तो डेटा वॉर ही हो सकती है, क्योंकि डेटा जिसके पास होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो जनरली हम लोग आते हैं इसमें। यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, यह डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में पाया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आपको 3 लाख वर्ग फुट दे रखा है, इसको दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। इस पूरे पैराग्राफ से आपको कहीं ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछ सकता है किस राज्य में बना है, किस शहर में बना है, या पूछ सकता है कि इसकी लागत कितनी होगी। अच्छा, भंडारण क्षमता पूछ सकता है, तो भंडारण क्षमता आप यहाँ पर देख सकते हो, 250 मेगावाट भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, तो ये हमारा टारगेट। तो दोस्तों इस तरीके से कई क्वेश्चंस यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका महत्व क्या है, हम क्यों बनाना चाह रहे हैं इतने पैसे खर्च करके? तो दोस्तों इसका महत्व इसीलिए है, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो आपको ये देखो कि जो हमारा 98% बाहर रहता है, 2% हम इंडिया में स्टोर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी दुनिया का 20% डेटा भारतीयों द्वारा ही उपभोग किया जा रहा है। इतना ज़्यादा कंजप्शन है, और फिर भी हमारे पास सिर्फ 2% की लागत है जो हम स्टोर कर पा रहे हैं, 2%। ठीक है दोस्तों, अच्छा इससे एक काम और होगा दोस्तों। इससे ये होगा कि जो आपका निवेश और विशाल रोजगार, मतलब देखिए ये तो सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ पर कोई चीज़ डेवलप होगी तो सीधी सी बात है बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि डेटा यहीं पे रहेगा, प्राइवेसी रहेगी, कहीं दूर नहीं जाएगा, कहीं किसी दूसरे देश में नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये फायदेमंद रहेगी, और जो निवेशक होता है यानी कि जो इन्वेस्टर्स होता है वो ये ज़रूर देखते हैं, और जो बाहर के उद्योगपति होते हैं वो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन होने लगा है टोटली। निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जिससे सीधी सी बात है, इससे हमें फायदा होगा कहाँ पर, जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये हमें यानी GSDP, इसमें हमारी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें एक लाइन और है, योटा D1 वैश्विक क्लाउड ऑपरेटर्स के लिए इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इस वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो दोस्तों, जो जैसे हमारे ये प्लेयर्स हैं, यानी कि वोडाफोन हो गया और आपका एयरटेल हो गया, ये जितने भी कुछ लोग हैं, ये इनका डाटा अभी क्या है, ये इन जो डेटा है हमारी भंडारण क्षमता नहीं है, तो ये सारा डेटा बाहर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब यहीं स्टोर होंगी,
तो आपके फ्रॉड खत्म हो जाएंगे। जो इधर उधर रहता है डेटा, आजकल आप देखते हो जैसे ही आप ऑनलाइन में आपने गूगल में सर्च किया, नंबर किसी और का होता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं हद तक, काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ही सारा डेटा स्टोर होगा, तो सारी चीज़ें यहीं से हम देख सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर ये बनता है, और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों अब एक चीज़ और, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल में आपके इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहले नाम आपका क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब आपका संयुक्त प्रांत होता था 1937 से लेकर 1950 तक में। फिर इसके बाद फॉर्मेशन इसका हो गया 24 जनवरी 1950 को, और बाइफर्केशन हुआ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, जब अलग हुआ था हमारा उत्तराखंड। कैपिटल आप सबको पता है लखनऊ है। ठीक है, शहर में यहाँ पर लखनऊ में जो मेट्रो है वो लखनऊ में है, और कानपुर में भी बन गई है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टोटल 75 है। ठीक है, गवर्नर ज़रूर ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल हैं। और चीफ मिनिस्टर हमारे सबको पता है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये जो काउंसिल और असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसमें आपको ज़रूर ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो एमएलसी चुन के जाते हैं, जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं, उसमें 100 सीटें हैं। और असेंबली यानी कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए जो चुन के जाते हैं, 403 सीटें होती हैं। दोस्तों ये सीट्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा ज़रूर जाता है, यूपी स्पेशल में खासकर पूछ सकते हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और लोकसभा में 80 सीटें हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ज़रूर बनते हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पूछ लेता है राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें। नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। टोटल जो आपका इसका एरिया है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चौथा बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का। लेंथ में अगर आप बात करोगे तो ऊपर से नीचे की लेंथ जो है वो 240 किलोमीटर है, और बाएं से दाएं अगर आप जाओगे 650 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, आप पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो पॉपुलेशन इसकी 24,10,66,874 है, जो सबसे ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। डेंसिटी भी यहाँ पर 1001 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अर्बन और रूरल का ये आपको परसेंटेज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है। एडिशनल लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू है। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल स्क्रिप्ट इसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक, अच्छा दोस्तों, पर कैपिटल यहाँ पर कितनी है? 68,810, ये इसकी पर कैपिटल है। और यहाँ का जो टोटल जीडीपी है, यानी टोटल, वो कितनी है? 18.63 लाख करोड़, यानी कि अगर यूएस डॉलर में बात करें तो 230 बिलियन डॉलर। दोस्तों समझ रहे हैं, 230 बिलियन डॉलर, ये हमारी जीडीपी है यहाँ की। मतलब आप जैसे कह सकते हो यूपी का पूरा जीडीपी क्या है। रैंक हमारी थर्ड है, यानी हमसे 2 स्टेट और आगे हैं। नेक्स्ट है, आप इसमें सेक्स रेशियो ले सकते हैं 1017/1000, 1000 पर 1017। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, इसके जो बर्ड है वो सारस क्रेन है। और हमारा फूल पला से ये आप जानते ही होंगे। मैमल यानी हमारा बारहसिंगा है। और ट्री हमारा अशोका, अशोका का पेड़ है जो हमारा यहाँ का राजकीय पेड़ है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय जानवर हमारा ये आपका बारहसिंगा है, और पक्षी हमारा सारस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, किस राज्य से लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला और बाल विकास श्रेणी का कौन सा अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल राज्य ने स्कॉच अवार्ड जीता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये जो क्वेश्चन है ये कई तरह से बन सकता है, ठीक है, मैंने इसको इसलिए भी रखा है, ये क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से बन सकता है, किस राज्य ने किस योजना के तहत स्कॉच अवार्ड जीता है, ठीक है दोस्तों। तो आप बता सकते हो कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। अच्छा, WCD मंत्रालय द्वारा ये दिया गया था, यानी वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, सॉरी। वेस्ट बंगाल हमारा ये पार्ट है इंडिया में, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैप दिख रहा है सामने, ये आपका वेस्ट बंगाल है। दार्जिलिंग जो घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है, ठीक है। पॉपुलेटेड भी बहुत ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन भी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जो बंगाल था वो बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। फॉर्मेशन इसका 15 अगस्त 1947 में हुआ, ठीक है दोस्तों। कैपिटल इसकी कोलकाता है, कैलकाटा या कोलकाता आप दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिवीजन में दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नर बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, CV आनंद बोस, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर आप सबको मालूम है, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की दोस्तों, ठीक है। यहाँ असेंबली है, यानी कि विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। 294 सीट है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विधानसभा यहाँ पर है कि नहीं, विधान परिषद यहाँ है कि नहीं, ठीक है। अब आप नेशनल पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 सीटें हैं राज्यसभा में और 42 सीटें हैं आपकी लोकसभा में, और हाईकोर्ट यहाँ पर कैलकाटा में है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, कैसे आ सकता है, इसको आप अगर बार बार देख के पढ़ेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये ब्राजील देश के 39वें प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और ब्राजील स्थित है हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसके साउथ अमेरिका में, ये है ब्राजील का पार्ट दोस्तों, ठीक। यहाँ पे आपको देखिए दिख रहे हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, ये आपका पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ये दोस्त चिली भी देखिए यहाँ पर है दोस्तों। ये ब्राजील है हमारा। मैंने मैप आपको इसलिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि आप इससे मैप से थोड़ा सा जानकारी ले सकें और समझ सकें। ब्राजील की कैपिटल यहाँ पर ब्राजीलिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किस देश ने फीफा अंडर-17 विश्व कप 2022 जीता है दोस्तों। ये स्पेन ने जीता है, हालांकि हमारी भारतीय टीम भी गई थी बट आगे नहीं गई, आगे हम लोग ज़्यादा नहीं जा पाए थे। स्पेन ने यहाँ पर ये अंडर-17 वर्ल्ड कप जीत लिया और इसकी कैपिटल यहाँ पर है मैड्रिड, करेंसी यहाँ पर है यूरो। ये आपका स्पेन है दोस्तों, ये और स्पेन की ये आपका पूरा मैप, ओके दोस्तों। नेक्स्ट, एशियान इंडिया की 30वीं वर्षगांठ पर किस देश ने में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों। ये हमारा क्या है, इंडोनेशिया देश ने उद्घाटन किया था, ठीक है, स्टार्टअप महोत्सव का। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। अब आसियान के बारे में बात करेंगे तो आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता है दोस्तों। और आसियान के बारे में हम एक अलग से वीडियो डेवलप करेंगे, तब आपको अगर आपको इसके जानने के लिए है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। एक यहाँ पर आसियान के बारे में पूरा एक वीडियो डेवलप कर देंगे तो इससे आसानी रहेगी, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है। ग्रुप ऑफ 10 नेशंस, ये 10 देशों का पूरा समूह है। इसमें आपका थाईलैंड है, लॉस है, वियतनाम है, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, ठीक है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ठीक, वियतनाम है, कंबोडिया है। ये 10 देशों का पूरा एक समूह है दोस्तों, उसे हम आसियान बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोमलू गुफा
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाली पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है। ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, इस तरह का कुछ है ये देखिए, ये गुफाओं का सीन है, इस तरह की गुफाएं हैं यहाँ पर। आइए मेघालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 में हुआ है। कैपिटल यहाँ पे शिलोंग है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 12 है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय बॉडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गवर्नर यहाँ पे फागू चौहान है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कॉनरेड संगमा है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कॉनरेड संगमा और फागू चौहान। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी है वहां पर। ठीक है दोस्तों, असेंबली यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ असेंबली है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, यानी काउंसिल नहीं है। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यहाँ से डेवलप मतलब बन के जाते हैं, और यहाँ पे 60 सीटें हैं विधानसभा। राज्यसभा यहाँ पर 1 सीट है, और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट है। मेघालय हाई कोर्ट यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका पार्ट है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये दे रखा है, यही आपका मेघालय यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका मेघालय का पूरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। पुरी एक आप जानते हैं हम तीर्थ स्थल भी है, 4 धामों में से एक है दोस्तों। अच्छी जगह है, मैं एक बार जा चुका हूँ। कभी आप कभी वो मन हो आप जरूर जाएं घूमने, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, कई अच्छी जगह है यहाँ पर। अच्छा, आते हैं हम लोग इस पे दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इससे पहले ये आपका दूसरा आदर्श वैदिक विद्यालय था दोस्तों। पहला आदर्श वैदिक विद्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में है, दूसरा आपका पुरी में है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुआ इसका। ठीक है, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। 30 डिस्ट्रिक्ट हैं 3 डिविजन्स में। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा ये अंडर बॉडी है, और गवर्नर यहाँ पर गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर सब जानते हैं यहाँ पर कौन है, नवीन पटनायक है। ठीक है, असेंबली है यहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, 147 सीट है दोस्तों। यहाँ भी काउंसिल नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि कहाँ कहाँ पे काउंसिल्स हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है। राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीट्स हैं, लोकसभा की यहाँ पर 21 सीट्स हैं, और हाई कोर्ट यहाँ पर उड़ीसा में है, उड़ीसा हाई कोर्ट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया, और इससे पहले ये कहलाता था मध्य भारत या विंध्य प्रदेश। ठीक है, या भोपाल स्टेट। फॉर्मेशन हुआ इसका 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल इसकी भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, और डिस्ट्रिक्ट इसमें 52 है, यानी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 डिवीजन है। बॉडी इस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और ये यहाँ पर जो गवर्नर है वो मंगूभाई सी पटेल है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर 230 सीटें हैं। नेशनल पार्लियामेंट के हिसाब से यहाँ पर 11 सीटें हैं राज्यसभा की, और 29 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की। हाई कोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डांस से संबंधित है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य,
ये छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। इस टाइप का कुछ महोत्सव होता है, फोटोज में आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक बार नज़र में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और कैपिटल इसकी रायपुर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 33 हैं, जहाँ पे 5 डिवीजन में बटा हुआ है। अंडर बॉडी है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, और गवर्नर यहाँ पर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, ठीक। और चीफ सेक्रेटरी का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अमिताभ जैन है, कोई वो नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। असेंबली यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पे 90 सीट है इनकी। 5 सीट यहाँ पर राज्यसभा की हैं, 11 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ यहाँ पर इंडिया का। इंडिया में छत्तीसगढ़ ये दे रखा है और इसका ये पूरा मैप है। यहाँ पर इसकी कुछ बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, ये कुछ इसके अंदर जिले हैं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक नया क्वेश्चन आया है, मछली संग्रहालय पूर्वोत्तर में किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इस टाइप से कुछ डेवलप होगा। और इसकी ये जो घोषणा की है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मतलब जो मछली पालन के जो वहाँ पर मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है, श्री तेज ताकी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और ये एक यूनियन टेरिटरी 21 जनवरी 1972 में मतलब एज ए यूनियन टेरिटरी रहा। और फॉर्मेशन इसका एज ए स्टेट हुआ इसका 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल इसकी ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 26 हैं। अंडर बॉडी भी काम करता है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के। और यहाँ पर गवर्नर हैं यहाँ पर काईवाल्या त्रिविक्रम परनायक। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर असेंबली है यानी कि अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, 60 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ ईटानगर बेंच, गुवाहाटी हाई कोर्ट और ईटानगर में बेंच, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री द्वारा एक ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी को किस स्थान पर बनाने की मंजूरी मिली? ध्यान रखिए दोस्तों, ये रेजिन गांव में बनाने की मंजूरी मिली है। ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य है, रेजिन गांव है, रेजिन गांव स्थान महाराष्ट्र राज्य का रेजिन गांव स्थान, और इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है। बनाया क्या जा रहा है? एक ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी, ठीक है दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। 500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। इस टाइप से कुछ डेवलप किए जाएंगे। अच्छा, हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये वेस्ट इंडिया का पार्ट है और इससे पहले ये स्टेट ऑफ बॉम्बे था 1950 से 1960 तक। फॉर्मेशन इसका हुआ 1960 में, 1 मई 1960। कैपिटल इसकी मुंबई है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 36 है। बॉडी अंडर बॉडी काम करता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है। गवर्नर यहाँ पर रमेश बैस हैं और चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे, ये अभी चेंज हुए, ध्यान होगा, शिवसेना के हैं, ठीक है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप मतलब देखना चाहते हो देखने में ना, कोई इतना वो नहीं है, फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए काउंसिल और असेंबली दोनों है। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे 78 है, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर 288 है। अभी तक आपने देखा होगा सबसे ज्यादा सीट्स अगर कहीं है तो यूपी में ही, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा 19 सीट्स हैं और लोकसभा की 48 सीटें, और यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव। ये दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है।
नागालैंड में ये जो महोत्सव चलता है ये लगभग 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता रहता है हर वर्ष। ठीक है दोस्तों, नागालैंड है कहाँ? ये दोस्तों आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, सेवन सिस्टर्स, उसी में ये आपका नागालैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन जब हुआ था 1 दिसंबर 1963, इससे पहले ये पार्ट ऑफ असम यानी आसाम का एक पार्ट था। ठीक है, कैपिटल अगर आप इसकी देखेंगे तो कोहिमा है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 16 है। अंडर बॉडी काम करता है नागालैंड गवर्नमेंट के। और गवर्नर यहाँ पर दोस्तों ला गणेशन है। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नेफ्यू रियो है। ठीक है दोस्तों, और असेंबली यहाँ पर है, यानी कि नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पर 60 सीट्स हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, कोहिमा बेंच यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसका पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा और उसमें आपको ऑप्शन में भारत सरकार या कोई गवर्नमेंट इस तरीके से दे देंगे, तो ध्यान रखिए ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जब किसी देश की, अच्छा इसमें एक चीज और बता दें कि जो डिजिटल करेंसी है उसको कहते क्या है? डिजिटल करेंसी यहाँ पर जो नकदी रुपए को डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है, मतलब आप पैसे पर्स में नहीं रखते हो, आप अपने डिजिटल के रूप में जैसे डिजिटल वॉलेट में रखते हो, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम करता है। जैसे आपने पेटीएम किया, किसी को वॉलेट से अपने किसी को पैसे दिए, तो वो आपका डिजिटली ट्रांजैक्शन हो, यानी डिजिटली करेंसी किसी के पास पहुंच गई, तो उसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर डिजिटल करेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब किसी देश के नकदी रुपयों को डिजिटल सिस्टम के स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम अपनी जेब में रख के इस्तेमाल हार्ड कॉपी के रूप में नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करते हैं, तो उसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई जिसमें डिजिटल करेंसी के ऊपर चर्चा की गई थी। चर्चा में भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक से डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने की बात रखी। क्यों? क्योंकि जो इनको पता है कि भारतीयों का रुझान बहुत ज्यादा डिजिटल करेंसी की ओर खिंच रहा है, इस वजह से इन्होंने ये काम किया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाने का सुझाव दिया है, इससे लोग पैसों को डिजिटली करने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। भारतीयों का क्रिप्टो की करेंसी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव को लेकर सरकार ने यह तय किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल एक ऐसा तरीका लेकर आएगी जिससे भारत के लोगों में अपने पैसों को डिजिटली करने के तरीका कर सकें और डिजिटली कमा सकें। एक ऐसा तरीका जिसमें लोग का समय भी बचे और उनका पैसा सलामत भी रहे। देश का डिजिटलीकरण उपकरणों को लेकर बने। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो क्रिप्टो करेंसी, जैसे एक वहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। अगर आपने चलाया हो क्रिप्टो करेंसी तो उसमें जैसे वजीर एक्स है और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके इस पे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकें, बेच सकते हैं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर है पूरा। वहाँ पर जो वॉलेट होता है आप इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन करके पैसे को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। अभी अब हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से लीगली नहीं किया गया, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी किसने शुरू की है वो उसका नाम पता है, बट इसका कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं है, उसको किसी ने देखा भी नहीं है। बस बिटकॉइन आई थी, एकदम से चली, 2010 में शायद इसका स्टार्टिंग हो गई थी। उस समय ये शायद 50 रुपए का एक था, आज के समय में ये 20 लाख 30 लाख में चला गया है एक। तो दोस्तों इस तरीके से बनाया तो गया, लेकिन किसी ने इसको स्टार्टअप, मतलब इसका कोई लीगली अगर आपके पैसे चले जाते हैं तो ये आप कहीं शिकायत इसकी नहीं कर सकते हो, लीगली प्रोसेस नहीं कर सकते। इसको एक ही दो देशों ने अभी तक प्रोसेस में किया है, हो सकता है अपने यहाँ इंडिया में भी आगे हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी तरीके के इनिशिएटिव इसीलिए ले रहा है, पायलट प्रोजेक्ट इसीलिए चला रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से संबंधित है।
दूसरा दोस्तों, भारत जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक वर्ल्ड वैगन डे कब मनाया जाता है वो भी ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर में मनाया जाता है। इसमें एक दोस्तों एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे पूछा जाए, और वो भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और एक आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, वो 31 अक्टूबर को ही ये दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका स्टील मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था? जमशेद जेई ईरानी को। ये थे जमशेद जेई ईरानी, ये टाटा स्टील के एमडी भी रह चुके हैं 1992 में। ठीक है, इसीलिए इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर। यही मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा था। राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजेश रंजन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा आइवरी कास्ट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, इसलिए मैंने इसको शामिल किया, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। नील पवन जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आर्टिस्ट थे, इंडियन पेंटर। कहाँ से थे ये? असम से। ये थे आपके नील पवन जी। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं असम के बारे में। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है दोस्तों। ये आपका इससे पहले स्टेट ऑफ असम था। ठीक है, और इसका बाइफर्केशन हुआ 1972 में 21 जनवरी, और फॉर्मेशन हुआ 1950 26 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, इसकी आपकी कैपिटल यहाँ पर दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 31 है, और गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर इसकी काम करता है। गुलाब चंद कटारिया इसके गवर्नर हैं, और हेमंत विश्व शर्मा आपके चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के। यहाँ पर असेंबली है दोस्तों, असम लेजिस्लेटिव असेंबली। 126 सीटें हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा में 7 सीटें, और लोकसभा में यहाँ पे 14 सीटें। गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आपने ध्यान दिया होगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट अभी 2 स्टेट पीछे पड़ गए हैं, नागालैंड और एक मेघालय, तो वहाँ पर भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ही अवेलेबल। ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मानगढ़ धाम है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुष्कर मेला, सॉरी मेला है ये दोस्तों, मेरा नहीं है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। दोस्तों दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुष्कर मेला और मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है और मनाया जाता है, या हो सकता है पुष्कर मेला आपसे पूछ ले कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो राजस्थान में ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राजस्थान का, एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इससे पहले ये राजपुताना एजेंसी कहलाता था। 31 मार्च 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल इसकी जयपुर है। 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिविजन्स में बटा हुआ है, यानी मंडल में, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर ये काम करता है। यहाँ पर गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के। ठीक है दोस्तों, असेंबली यहाँ पर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है, 200 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक, और अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे 10 सीट्स हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीट है, और राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पर अवेलेबल। दोस्तों ये राजस्थान का मैप में आप व्यू देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मैप ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको अगर कोई भी आगे क्वेश्चंस आपके आएंगे तो दिमाग में अगर आपके मैप रहेगा तो आप तुरंत उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे और समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीएम डैशबोर्ड किस राज्य का इनिशिएटिव है? दोस्तों ये हरियाणा राज्य का इनिशिएटिव है। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार के वन विभाग में राज्य में दी आउटसाइड फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, दी आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया यानी टॉफी कार्यक्रम के तहत किस संगठन से
हाथ मिलाया, तो ये आपका USAID के संगठन से हाथ मिलाया। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि CM डैशबोर्ड किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों हरियाणा है। और अगर ये पूछ लें हरियाणा राज्य सरकार ने, वन विभाग ने राज्य सरकार में टॉफी कार्यक्रम के तहत किस संगठन से हाथ मिलाया, तो ये आपका USAID। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, द आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टॉफी जिसे बोलते हैं। हरियाणा के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। इससे पहले ये पंजाब में था, इससे पहले पंजाब ही कहलाता था। फॉर्मेशन इसका 1966 में हुआ 1 नवंबर को। कैपिटल आपकी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की दोनों की ही चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी 22 हैं, 6 डिवीजन में बटा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय ये आपके गवर्नर हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा में। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर 90 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 5 और लोकसभा की सीटें 10 हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हरियाणा है। और यहीं पे दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान होगा ये पंजाब है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है, तो दोस्तों ये श्रीनगर में आयोजित हुआ था। ध्यान, और इसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट को, एक महिला सशक्तिकरण को एक हेल्प करता है। इस पे आप इनका ट्वीट भी पढ़ सकते हैं। ये नाउ वेव ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी रीचेस टू अनचार्टेड टेरिटरीज एज IPBA online conducts India's first floating financial literacy कैंप इन डल लेक। ये डल लेक में हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर में। और ये एक इसका हैशटैग है निवेशक दीदी। ठीक है, Camp's focus was to raise financial awareness on for the women by the women, मतलब औरतों के लिए औरतों के द्वारा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हम थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है 31 अक्टूबर 2019 में। कैपिटल इसकी श्रीनगर है। मई से अक्टूबर तक ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मई से अक्टूबर तक आपकी श्रीनगर रहती है। और जम्मू कब रहती है, नवंबर से अप्रैल तक जम्मू रहती है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 20 है। समर और विंटर का यहाँ पे सीन चलता है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ये काम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करता है। मतलब गवर्नर नहीं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो यहाँ पे मनोज सिन्हा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वैकेंट अभी कोई नहीं आया है। पहले यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला, तो उसके बाद फिर वो सब हटा दिए गए, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेजिस्लेटिव यूनिट यहाँ पर 114 सीट्स हैं, वही है यहाँ पर लेजिस्लेचर आपका असेंबली है। ठीक है, और राज्यसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें। हाईकोर्ट आपका हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तीनों का यहाँ पर दे रखा है। ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, उर्दू, कश्मीर, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश सब है। ये आपका मैप कुछ दे रखा है, इसको आप समझ सकते हैं। ये आपका अस्काई चीन है। ये यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर है। हमारा जो पार्ट है वो ये है, यहाँ से जो एक्चुअल इस वक्त प्रेजेंट टाइम में है। तो हमने यहाँ से ये चीज़ इधर उधर पार्ट जो है ये लद्दाख बना दिया है। ये कश्मीर है और ये लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
फॉल्कन हैवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों आपको फॉल्कन हैवी पता ही है, ये स्पेस एक्स का है और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये VR कृष्ण गुप्ता जी नियुक्त हुए हैं। श्याम शरण नेगी कौन है? दोस्तों इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं जिन्होंने 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनाव किया है। ये पहले ऐसे नागरिक हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, श्याम शरण नेगी कौन है? गुजरात के मुंद्रा में एक पवन टरबाइन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एक पवन टरबाइन का निर्माण किस राज्य के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों गुजरात के मुंद्रा शहर में किया गया। नेक्स्ट है, UIDAI ने बेहतर निवासी अनुभव के लिए एक नया AI/ML आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये आपका नाम है इसका आधार मित्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। यूपी सरकार का लक्ष्य भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है? दोस्तों इसका लक्ष्य उन्होंने 2041 तक रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने क्वेश्चन ले लिया था दोस्तों, अगर मे भी कभी हो तो आ सकता है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA के डिप्टी चेयर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों ये गोपाल विट्ठल जी हैं जिन्हें डिप्टी चेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की G20 है दोस्तों, अध्यक्षता 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 का दौर अभी चल रहा है और इसमें इसका आंसर है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है आपने क्योंकि अभी G20 की बैठक हुई है और इसके बारे में इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो इसका वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा एक मंच लॉन्च किया गया है जो बाढ़ के पूर्वानुमानों को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं फ्लड हब। ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ वैसे ही ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए क्योंकि गूगल के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया तो मे भी ये बन सकता है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम S किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, स्काई दुनिया का भारत का पहला निजी क्षेत्र की कंपनी अंतरिक्ष निजी क्षेत्र की स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक रॉकेट डेवलप किया, उसका नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है विक्रम S। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश केजरीवाल ने दोस्तों जो नियुक्त किए गए। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों इजिप्ट देश के जो राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है दोस्तों, चक्रवाती तूफान नलगे किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस राजधानी मनीला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी गलती हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल लर्न अभी टेक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।